दोस्तों, ये आज का डीआरडीओ का पहला क्लास है सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें सिलेबस वगैरह डिस्कस किए थे, उसमें हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए या तो इलेक्ट्रिशियन ग्रुप के लिए जो टेक्नीशियन ए की पोस्ट है डीआरडीओ में, उसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये डेली का अपडेट आपको मिलते रहेगा। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। और जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जिनको प्राइवेट में जाना है उनका कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिनको लगता है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसकी हमें तैयारी करना है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हो और सही जगह पे आप पहुंच भी गए हो। क्यों? तो हम जो भी बनाते हैं फुल डेडिकेशन के साथ बनाते हैं। अभी जो बच्चा में इससे पहले भी जुड़ चुके हैं या तो जो हमें पहले से ही जानते हैं, उनको पता है कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और पढ़ाने का हमारा जो टेक्निक है वो भी सबको पता है कि हम किस फ्लो में चलते हैं और किस डायरेक्शन में हम आपको लेके जाते हैं। तो हम ये भी क्लास भी बिल्कुल सिलेबस वाइज चलने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है। साथ में इसमें 2 सेक्शन है, आपको पता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। एसटीए बी की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नीशियन ए की बात कर रहे हैं। उसमें जो एग्जाम होने वाली है सीबीटी, तो जो पहली फर्स्ट ईयर में होने वाली है उसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। तो हमने बताया था कि ए सेक्शन के हम दो जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हर ट्रेड का अलग अलग है। तो हम अभी इलेक्ट्रिशियन में पारंगत है, यानी इलेक्ट्रिशियन में एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिकल में, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं और फुल डेडिकेशन के साथ भी पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन के क्लासेस है। अभी जिनको मन लगा के पढ़ना है वो इस क्लास में रुके या तो जुड़े, और आपके जो दोस्त भी होंगे उनके साथ भी क्या कर देना है, आपको शेयर कर देना है। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में क्या कवर होने वाला है और क्या कौन से टॉपिक पे ये क्लास होने वाला है। तो देखिए, जो पहला चैप्टर हमने बताया था कि चैप्टर हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसके पहले भी बता चुके हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये भलाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये आपका मेन चैप्टर है, बट मेन चैप्टर में भी क्या होता है, मतलब ये मेन टॉपिक है तो उसमें भी सब हेडिंग होती है। जो सब हेडिंग आपको पता है, ये एग्जाम ऑल इंडिया ट्रेड, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे चलने वाले, मतलब ऑल इंडिया, मतलब इंडिया के सभी कोने से एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम फॉर्म यानी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और सबको एग्जाम देना। और लैंग्वेज भी पता, आप तो इंग्लिश प्लस हिंदी है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सबको मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आईटी है। तो उन्होंने लिखा भी है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, देखो सिलेबस क्या होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे आईटीआई में आप पढ़े, आईटीआई में क्या होता है, सिलेक्टेड, आपको लिमिटेड, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 500, सेकंड ईयर में 500, इतना पढ़ लो, इसी में से आता है। बट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें सिलेबस समुंदर जैसे बड़ा होता है। क्यों? तो हम मतलब बोल ही नहीं सकते कि इसी में से एग्जाम आएगी या तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, ऐसे भी आप बोल नहीं सकते हो। इतना सबको क्लियर है। तो यहाँ पे मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है सिलेबस का, मतलब बॉन्डेड नहीं है जैसे आप आईटीआई में किए। अभी यहाँ पे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यानी कि जो 2 साल आप मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो 2 साल पढ़े, अभी कोई पढ़े कोई नहीं पढ़े, अभी जिन्होंने कुछ पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएंगे, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, यानी कि डायरेक्ट वो पास ही हो गए, तो उनको अभी शुरुआत कैसे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करेंगे हम कि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो जो पहला टॉपिक है हमारे लिए पहला है, और सिलेबस के हिसाब से दूसरा तीसरा भी हो सकता है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें सब टॉपिक है। एक है ओम्स लॉ, जो आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ सभी को पता है, V इक्वल्स टू आई आर जो होता है वो ओम्स लॉ होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, उसके बाद डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट है, उसके बाद लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस का फार्मूला सभी को पता है उसी के ऊपर। तो उसके बाद ब्रिज में भी सिर्फ वेस्टर्न ब्रिज हमारे सिलेबस में होती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, और जो टेम्परेचर के इफेक्ट है वो भी इसमें आएंगे। और उसके बाद सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये जो डीसी सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी देखिए, जो हम क्लास लेने वाले और जो उसमें क्या करने वाले, देखिए कि ये इतना जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस इतना है लगभग, मतलब ये जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में इतना हमें कवर करना है कुछ भी करके। तो अभी इसमें क्या होंगे हम, मतलब किस तरह से पढ़ाएंगे हम, एमसीक्यू लेंगे इसमें। आपको उसकी पीडीएफ भी आपको पता है कि वो डिस्क्रिप्शन में मिल गया, अभी तक आपने डाउनलोड कर भी ली होंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि हर बार ऐसे ही करते हैं हम, जितना भी चैप्टर होगा सबका जो इंपॉर्टेंट और जो एमसीक्यू लेने वाले हैं ना, वो कहाँ से लाए, वो जो प्रीवियस एग्जाम हुई, जो ऑल इंडिया मतलब आईटीआई लेवल की जितनी भी एग्जाम हुई है प्रीवियसली, और उसमें जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर यही सिलेबस पे, मतलब ये जो सिलेबस आप देख रहे हो, इस सिलेबस पे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो इसके पहले पूछ भी चुके हैं। तो कोई भी एग्जाम कोई भी हो सकती है, जो आईटीआई लेवल की ऑल इंडिया जो भी टेस्ट है, उनसे हमने क्या किया, क्वेश्चन कलेक्ट किए, मतलब जमा किए, कोई एक जगह पे नहीं मिलते, उधर से जमा करना पड़ा।
जमा करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। और क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन लिया तो सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। देखो अभी कोई कमेंट भी कर सकता है। अभी देखो पहला वीडियो है ना, तो पहला वीडियो यानी पहला क्लास है, तो पहले क्लास में क्या होता है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन होता है, तो इसलिए अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। तो हर बार ऐसे होता है, जब भी मतलब कोई नया पहला वाला क्लास होता है तो बाकी क्लास में ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो पहला क्लास है तो सब आपको इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है कि क्या क्या होने वाला है। तो बार बार हम नहीं दे सकते, या तो बार बार आप भी नहीं सुन सकते। तो इसमें ये जो भी पूरा सिलेबस है ये कहाँ से लाया हमने, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो पूरे क्वेश्चन ये टॉपिक से जो बिलोंग करते हैं, ये टॉपिक से जो रिलेटेड है, वो पूरे क्वेश्चन हमने उस पीडीएफ में दे दिए। वो पीडीएफ आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अभी उसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। अभी कोई ये भी कमेंट कर सकता है, देखिए मैं, कि सर आप फटाफट पूरे क्वेश्चन खत्म कर दीजिए, ऐसे भी बोल सकता है। देखिए भाई, जो अभी फटाफट क्वेश्चन खत्म करके कोई फायदा नहीं है। आपको भी बता दे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो देखो क्यों, तो सिर्फ मेहनत करके या तो सिर्फ पढ़ के नहीं होता, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी भी लगती है। मतलब आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। तो हम बताएंगे कैसे करना है। तो जैसे ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो उसका अगर आप डायरेक्टली मतलब पढ़ लेंगे कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर डी है, तो फिर वो मतलब देखो जैसे कि वैसे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, जहां तक हो सके वहां तक। हाँ, लगे तो उसके रिलेटेड मतलब आजू बाजू के जो टॉपिक होते हैं, आजू बाजू की जो कंडीशंस होती है, वैसे क्वेश्चन मतलब उल्टा तिल्टा हो जाता है। क्यों, तो जैसे कि वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ ही क्वेश्चन हो जाते हैं रिपीट, क्यों, तो वो क्वेश्चन मतलब उल्टा तिल्टा नहीं कर सकते, इसलिए वो रिपीट हो जाता है एक आधी बार। और एक आधी बार है तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वैसे, बट पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके टॉपिक के आप बोलेंगे कि सर हमने 10,000 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और इसके पहले भी बोला कि एक पर्टिकुलर आपको किसी बुक को रिफर नहीं करना है। क्यों, तो कहीं से भी सिलेबस आ सकता है ना। पर्टिकुलर बुक, जैसे बुक आता है कि डीआरडीओ के लिए फुल तैयारी करके, फुल तैयारी मतलब पूरा, उसमें सेक्शन ए भी रहेगा, सेक्शन बी भी रहेगा, उसमें लिमिटेशंस होता है, उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं भी होता है और पूरा टॉपिक भी उसमें क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, एकदम डीप में चलना है। क्यों, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने को ना। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सिलेबस था। इसके ऊपर हमारे एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के आजू बाजू का हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन है। नहीं तो सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ अब आप हमारे मेंबर रहे के बाद हम जो भी भेजेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्यों, तो आज का ये पहला क्लास है करके जो आईटीआई वाले रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, और एग्जाम भी 2 लैंग्वेज में होने वाली है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें ना इंग्लिश में पढ़ेंगे और समझाते वक्त है ना हिंदी में समझाएंगे। हम इंग्लिश में क्यों पढ़ते पता है, क्यों, तो हिंदी में क्या होता है, कभी किसी चीज को कुछ भी बोल देते, कभी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहेंगे, हिंदी में भी रेजिस्टेंस कहेंगे, या तो कभी प्रतिरोध कह देते। तो उसके कारण क्या होता है, पढ़ते वक्त दिक्कत आ जाती है, मतलब दिमाग मतलब हैंग हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर पढ़ते वक्त क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको भी क्या करना है, ज्यादातर इंग्लिश की तरफ फोकस करना है। और समझने के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हो। हम बोल तो हिंदी में रहे तो कोई मतलब कमेंट नहीं कर देना है सर आप हिंदी में नहीं पढ़ते। मतलब करते हैं जब आईटीआई के क्लास चलते हैं ना, तब कमेंट करते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ते। पढ़ने का क्या है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आईटीआई की तरह ये फटाफट क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। और आप किसी को ये नहीं सोचना है कि सर ने आज में 2 क्वेश्चन पढ़ाए, 4 क्वेश्चन पढ़ाए, 5 क्वेश्चन, इसके ऊपर नहीं जाना है। जैसे आपने पीडीएफ डाउनलोड की होंगे तो पीडीएफ में देखेंगे लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है। तो 40 के आसपास, तो ये सिर्फ नाम के लिए 40 है या तो नंबर के लिए 40 है, बट वो 40 क्वेश्चन से आप देख लेना कि हम कितने टॉपिक कवर करते हैं। क्यों, तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वो सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो वही हम आपको देखना है कि कितना सिलेबस कवर होता है। हम मतलब ये आज के क्लास में 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे, 1 घंटे में फटाफट पूरा खत्म कर देंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तो आप भी पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारा फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। वैसे पढ़ाएंगे तो हम गुरुजी है तो हमें गुरुजी की तरह ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से, मतलब जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे अंदर जाएंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं हो बाहर से ही वापस चले आएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से पढ़ाएंगे। तो अभी देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम कैसे होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको ये एटम पता होना कि एटम क्या होता है। एटम बम सुना है ना सभी ने, तो यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में भी अभी पढ़ ही लेते हैं। अभी देखो तत्व का अणु कैसे होता है, अणु क्या होता है, अणु कैसे होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो अभी ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम एटम की तरफ बढ़ते हैं कि एटम क्या होता है।
क्यों? तो क्वेश्चन जरूरी है ना, जैसे कि वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले बोला अभी जैसे ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका काम होता है कि जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, एक क्वेश्चन लेना है और ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों आया है इसको पहले ढूंढना है। उसको ढूंढते ढूंढते क्या होता है, आपके 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? तो आजू बाजू के टॉपिक आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से पढ़ना होता है और हम भी इसी तरह से पढ़ा रहे हैं और इसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी एटम क्या है ये सुन लो। अभी क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन में था कि जो एलिमेंट होता है उसका जो एक एटम होता है ये क्या है, कैसे होता है, इस तरह से। अभी ऑप्शन में देखेंगे क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनचार्ज होता है, निगेटिवली होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी भी सबसे पहले हमें यह समझना है कि एटम क्या है। तो एटम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे आप, सही कि नहीं? ऑप्शन भी बदल सकते हैं, क्वेश्चन भी बदल सकता है। तो इसलिए पहले एटम क्या है ये पहले आपको समझ लेना, ठीक है। जो भी एलिमेंट होता है तो नंबर ऑफ एटम से कोई मतलब कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे एटम से क्या होती है, वो बनी होती है। तो एटम के भी अंदर बहुत सारा होता है, मतलब पढ़ने लायक उसके ऊपर तो पूरा बुक बनता है और पढ़ाने लगे तो साल लग जाएंगे एक ही एटम के ऊपर। क्यों? तो बोलने के लिए इतना छोटा हो कि आपकी आंखों से भी नहीं दिख सकता है, आप अपनी आंखों से भी नहीं दिख सकते हो। तो फिर सोच के देखिए कितना छोटा है, बट उसकी स्टडी करने जाएंगे तो बहुत बड़ी होती है। तो जितना हमारे काम का है उतना हम पढ़ने की कोशिश करते। देखिए ये क्या है, ये हमारा पूरा एटम है। ये क्या हमारा पूरा एटम, तो एटम का ये स्ट्रक्चर है। एटम का क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या होता है तो समझ लीजिए। ये बीच में, हर एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसको हम एन से अभी डिनोट करेंगे या तो न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो पार्ट देखेंगे आप, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। जो ब्लू कलर का है उसको हमें अभी न्यूट्रॉन बोलना है आपको, और जो रेड कलर का है उसको क्या कहना है, प्रोटॉन बोलना है। क्या बोलना है, प्रोटॉन। अभी देखो कलर, अभी ये हमारी सोच है, हमारी उपज है ये, तो ये एक्चुअल में इसको कलर नहीं होता है और ना ही इसमें कलर कोड होता है। तो बस आपको समझाने के लिए, तो आपको समझने के लिए एक रेड है और एक क्या कर दिया हमने, ब्लू कर दिया। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब कौन कौन, ये आपका एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, दोनों भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो फिर आपको फिर तो लफड़ा हो जाएगा अपना। तो इसलिए पूरी डिटेल बातें बता रहे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अभी क्या है तो इसके बारे में और आगे आगे बताते जाएंगे, ठीक है। आपने कभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, बीच में ऐसे गोल रहेगा और उसके गोल 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 गोल, अभी यहाँ पे ऐसे पढ़ाते वक्त आपको कोई पढ़ाते हैं कि ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं बाजू में, इस तरह से। तो वही यही वाली डायग्राम है, बस ये थोड़ा 3D में है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके बाहर देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये क्या घूम रहे हैं, ये। और ये जो एटम है ना, ये एटम जो हमने जो एटम की डायग्राम दिखाई है, ये कार्बन की है। किसकी है, कार्बन की। क्यों? तो इसमें देखेंगे ना, आउटर मोस्ट जो शेल है, इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पहला और दूसरा, पहली शेल। और उसके बाद देखेंगे 1, 2, 3 और 4 है उसके सेकंड वाली शेल में, ठीक है। अभी शेल क्या है क्या नहीं है, जैसे उसकी जरूरत पड़ते जाएंगे उसको मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जब टॉपिक आता है ना सेमीकंडक्टर वाला, उसमें और से ये फिजिक्स है, तो वहाँ पे और से डिटेल में अंदर जाएंगे। अभी जितना होता है यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। और एक बार कमेंट कर देते, हमें डर लगता है कि बोल देंगे बच्चे सर आप टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं कर रही है, टाइम पास नहीं है, ये डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। क्यों? तो अभी ITI की एग्जाम नहीं देना है, अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। ये DRDO नहीं, आप देखना अभी और से अभी जगह निकलते जाएंगे, तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें आपको पता होना, ठीक है। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और उसके बाहर में जो घूमते रहते, ये जो बाहर में जो घूम रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर में दिखा है, कलर जानबूझ के कलर दे दिया हमने समझने के लिए, तो वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन। अभी ये पहली बात तो यानी कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है कि जो आपका एटम होता है, एटम के स्ट्रक्चर में बीच में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी को दिक्कत नहीं है। और न्यूक्लियस के बाहर जो घूमता है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है वो, निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बाहर में इनका चार्ज कैसे, ये निगेटिव है, ये क्या होता है, माइनस होता है, ऋण होता है, निगेटिव होता है। और जो प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस में, जैसे रेड कलर में न्यूक्लियस में, तो ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा, और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसको कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखो और से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, तो ध्यान में रखना है पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और मतलब कुछ नहीं है, मतलब
ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं होता है किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। तो अभी और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरी बात इसमें ये है कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका चार्ज है, जैसे हमने बोल दिया अभी कि पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो ये जो चार्ज है ना, चार्ज के बारे में और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू आपको पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये माइनस ऊपर है, अभी ध्यान में रखना है। अभी ये दोनों भी वैल्यू आप देखेंगे ना, देखो इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही वैल्यू है और प्रोटॉन का भी उतना ही वैल्यू है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे, ठीक है। अभी इसमें देखो सिर्फ चेंज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, पता है आपको इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, इसके लिए उसके आगे में क्या लिखा है, निगेटिव लिखा है, और जो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होता है तो उसके आगे पॉजिटिव लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं, जो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसके आगे हम कभी भी साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ अगर निगेटिव, क्यों तो साइन नहीं है इसका मतलब क्यों क्या होती है वैल्यू पे, जैसे हमने अभी यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। बट अभी जब निगेटिव दिखाना होता है तब उसके आगे क्या करते हैं, हम साइन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी देखो कौन सी बातें क्लियर हो गई, ये पूरा मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया ऐसे लगता है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा साफ हो गया, ठीक है। अभी देखिए अभी कि कहाँ तक आए थे हम कि इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब 19 होता है, सभी को पता है, ठीक है। माइनस ये वैल्यू किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक, देखो अभी पूरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है क्वेश्चन आया, तो ध्यान में रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻19, क्यों तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और अगर वही प्रोटॉन आता है तो कभी कभी ध्यान में रखना ये एक निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ये प्लस और माइनस से गड़बड़ हो सकती है, ध्यान में रखना है। ये माइनस किसके लिए, माइनस रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये प्लस किसके लिए, जो हमारा प्रोटॉन है, जो हमें रेड कलर दिखा है, कलर कोई भी हो सकता है, वो प्रोटॉन के लिए, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दूसरी बात, ये तीसरी बात भी हमने क्या कर दी, क्लियर कर दी। कौन सी थी तीसरी बात, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो उनके ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब देखो इसमें इसके अंदर बहुत सारे अभी प्रोटॉन है, बट सभी प्रोटॉन का हम चार्ज नहीं बता रहे, सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज बता रहे। तो ये सब बातें हमने क्लियर करने की कोशिश की। अगर इसमें कुछ हमें लगता है कि कुछ छूट गया है तो वो भी हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आते जाएगा तो हमारे ध्यान में आते जाएगा ना कि ये छूट गया करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, एटम के बारे में। तो अभी देखो क्वेश्चन तो एक ही हमने किया, बट हमने 4, 5, 6 क्वेश्चन उसमें कवर करने की कोशिश की। तो क्वेश्चन अभी देखेंगे कि जो एटम होता है, एटम ऑफ एलिमेंट कैसे होता है, देखो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनचार्ज होता है कि निगेटिवली चार्ज होता है। अभी देखो यहां पे अगर ऐसे बोल देते कि एटम की जगह भी इलेक्ट्रॉन बोल दिए होते, क्या बोल दिए होते, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब आप निगेटिव उसका आंसर कर देते। प्रोटॉन पूछते तो आप क्या कर देते कि पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये एटम की जगह क्या न्यूट्रॉन कह देते तो न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा अनचार्ज होता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि एटम कैसे होता है, तो इसका आंसर हम बता देते आपको कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा एटम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं प्रोटॉन, मतलब उनका दोनों का अगर पावर देखेंगे तो दोनों का भी पावर क्या है, सेम है बिल्कुल। जैसे हम बोल देंगे कि ये पॉजिटिव 2 है और दूसरा निगेटिव 2 है, तो उसका अगर हम एडिशन करते या तो सम बनाने की कोशिश करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों तो ये दोनों भी क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते हैं। क्यों तो एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो इसके कारण देखिए अगर इसका अगर -10 है, ऐसे होता नहीं है 10 वगैरह, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज -10 है और ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज रहेगा +10 +10, तो ये दोनों भी क्या कर दे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते। क्या कर देते, कैंसिल। तो अभी बचा कौन, इसमें 3 ही कंपोनेंट थे, ये दोनों को तो हमने कैंसिल कर दिया। तो बचा कौन हमारे पास, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसके कारण ये जो हमारा एटम होता है, एटम भी क्या होता है, हमारा अनचार्ज होता है। क्यों तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो उसके कारण क्या हो गया, मतलब बैलेंस एटम की बात चल रही है। किसकी चल रही है, बैलेंस। कभी भी अनबैलेंस भी होता है, आपको आगे चल के पॉजिटिवली चार्ज भी मिलेंगे, और जैसे आयन होते हैं ना, आयन वो आगे में डिस्कस करने वाले हैं। आयन जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, निगेटिवली। अभी ये क्यों पॉजिटिव होते हैं क्यों निगेटिव होते हैं बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि एटम कैसे होता है, हमारा एटम अनचार्ज होता है। कैसे होता है, अनचार्ज। और क्यों होता है हमने ये भी बता दिया। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन हो गया लगभग, बट एक क्वेश्चन में हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी मतलब क्या कि चालकता। जैसे हमारे पास है ना, पहले फोन नहीं था तो लैंडलाइन रहता था पहले हमारे पास। तो लैंडलाइन में क्या होता था,
कि लेके नहीं घूम सकते ना। बट जो लैंडलाइन, जैसे लैंडलाइन पे भी फोन आता था, पता ना आपको, पहले क्या जो डब्बे वाले मोबाइल होते थे उस पर भी फोन आता था। बट हमारे पास अभी आज मोबाइल है। मोबाइल, उसका नाम मोबाइल क्यों रखे? मोबाइल का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे भी मोबाइलिटी लिखा है, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या कि घूम सकता है, जिसको जैसे मोबाइल हम लेके घूम सकते हैं ना, मतलब पोर्टेबल डिवाइस हो, तो उसके लिए उसका नाम क्या है? मोबाइल। मोबाइल मतलब घूमना इधर उधर। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन सा हाईएस्ट घूमता है, जो 4 ऑप्शन दिए इसमें सबसे तेज कौन घूमता है और कौन ज्यादा भागता है, ये चालकता किसकी अधिक होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए अभी देखो इसमें ऑप्शन देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन भी हमने आपको बता दिया, न्यूट्रॉन भी बता दिया, प्रोटॉन भी बता दिया, और ये हमने आयन आपको बताए थे। आयन क्या है ये भी बता देते। देखो पहले आयन क्या है ये बता देते, क्यों? तो क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो सकता है ना, पहले बोला आयन और एटम में क्या डिफरेंस है। देखो मेनली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? तो बहुत से बच्चों को यानी कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है आयन और एटम में, क्यों? तो कंफ्यूजन होने लायक ये एटम है, एटम नहीं क्या बोलेंगे, टॉपिक है। तो एटम में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होते हैं। हमने इसके पहले बोला जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था अनचार्ज वाला, वो एटम है। अगर चार्ज, ये क्या हो सकता है, जो आयन होते हैं ना, जो आयन क्या हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, या तो निगेटिवली चार्ज हो सकते हो। कैसे हो सकते हो तो ये बताएंगे हम बाद में, क्यों? तो मतलब आप भी लॉजिक लगा सकते हो कैसे होता है, तभी भी बताएं। देखो और आयन में क्या होता है कि आयन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्यों पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं? देखो बीच में क्या होता है, बीच में होता है हमारा प्रोटॉन, और ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ये सभी को पता है, और प्रोटॉन क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। अगर प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है, प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमारा ये एटम कैसे हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा हमारा, यानी कि जो आयन हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ध्यान में रखना, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना, निगेटिव वाली अगर बातें ज्यादा है तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाली अगर बातें ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो आयन कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये हमने क्लियर कर दिया आपका। उसके बाद एटम की तरफ आते हैं। एटम में क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? तो उसमें सेम प्रोटॉन और सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अंदर में 2 आपके प्रोटॉन है, यानी कि इधर लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अंदर में अगर 2 प्रोटॉन है तो बाहर में भी इलेक्ट्रॉन भी कितने दिखेंगे आपको, 2, यानी कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दोनों का चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव, उसके कारण कैंसिल हो जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, एटम आपका न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? तो उसमें कोई चार्ज नहीं बचा होता है। तो आयन पता चल गया। तो अभी 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि फास्ट कौन दौड़ता है, तो फास्ट कौन दौड़ता है, तो अभी देखो ये जो हमारी डायग्राम थी ना, इस डायग्राम से हम क्लियर करा देते। देखिए हमने पहले बताया कि ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक जगह पे रहते हैं, ये इनको घूमना नहीं है, ये बिल्कुल शांत है, एक जगह पे बैठे होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बीच में प्रोटॉन, ये किसी को प्रॉब्लम, ये घूमते ही नहीं, तो इसकी मोबिलिटी तो बिल्कुल जीरो होगी ना, मतलब जीरो कंसिडर कर लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इसके पीछे, इसके बाहर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये आप देखेंगे तो 3 के कॉम्पिटिशन में अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन जीत गया हमारा। कौन जीत गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे तेज भागता है, यानी कि उसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ मतलब बताने लायक नहीं है। अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी बता दिया, आयन भी बता दिया, ये सब क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे में उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर टेक्स प्लेस बाय। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्टर में से जाती है, जैसे कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर में से क्या होता है आपका करंट फ्लो होता है, वही करंट फ्लो मतलब जिसको आई से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है, करंट का एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ये सभी को पता है। ये जो वायर से करंट फ्लो होता है, वो पूछा है कि ये करंट फ्लो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। आपको बेसिक सी बात पता होंगी, हम बेसिक सी बात बता देते हैं कि ये जो 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस तैयार होता है, इसको ईएमएफ है, तो आपको वोल्टेज कहते हैं, ये भी सभी को पता है। अभी इसमें से करंट जाता है, इसमें से क्या जाता है, करंट जाता है। आपको पता है करंट हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की तरफ जाता है। ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल करंट है। कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट। ध्यान में रखना, ये कन्वेंशनल करंट यानी कि होल वाला करंट होता है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में होल घूमते नहीं है, पता है। अभी कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रॉनिक्स में और से क्लियर कर देंगे। हमारे इसमें क्या होता है, एक होल होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक होल और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। होल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी जिनको अभी ये पता नहीं ना, तो उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। तभी भी आपको डरना नहीं है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा तब हम ऐसा करा देंगे कि शायद ही आप कभी भूलेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अभी भी हमने बताया क्यों, तो बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें से कौन जाता है, करंट जाता है, यानी कि क्या जाता है, करंट जाता है, यानी कि क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन भागता है।
कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही अगर एक जगह पे हम पकड़ के रखे, जैसे कैपेसिटर पता है आपको, ये जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में क्या होती है, दो पैरेलल प्लेट होती है। वो दो पैरेलल प्लेट में क्या होती है कि बीच में आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लगा होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते। तो आपका कैपेसिटर क्या होता है, वो जो चार्ज होते हैं पूरे, वो चार्ज पूरे के पूरे एक प्लेट के ऊपर बैठ जाते हैं कैपेसिटर में। जिनको अभी कैपेसिटर पता है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे पूरे इकट्ठा हो गया। अभी जब जाएंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? सही बात है कि नहीं? तो करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। बट तभी भी उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको पता है कि जो मेटल होते हैं उसके भी दो चार टाइप होते हैं, दो चार नहीं, तीन बेसिक टाइप होते हैं। कौन से? एक होता है मेटल। क्या होता है? एक मेटल। एक होता है नॉन मेटल। क्या होता है? एक नॉन मेटल। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी मेटल मतलब मेटल या तो कंडक्टर कहेंगे, मेटल नहीं कहेंगे, उसको कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो आपको पता है कि कंडक्टर में से क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी देखो सब में एटम है, सब में न्यूक्लियस है, सब में प्रोटॉन है, सब में न्यूट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। बट तभी भी इनमें से क्यों डिफरेंस है? कुछ तो होगा ना उसके पीछे। तो सेमीकंडक्टर में डिटेल में देखेंगे, बट तभी भी आज ऊपर बता दे देखिए। तो ये क्वेश्चन कवर करने के लिए अभी कुछ बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसमें से नॉन मेटल में क्या होता है कि बिल्कुल करंट फ्लो होता ही नहीं है। उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या है कि बीच वाला, वो कभी हाँ भी बोल सकता है, कभी ना भी बोल सकता है। मतलब कभी वो जाने देगा और कभी नहीं जाने देगा, मतलब बीच वाला। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर बोलेंगे ना, उसके बीच का जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे बाद में। और तो अभी देखिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो किस में से? कंडक्टर में से जो विद्युत धारा बह रही है वो किसके कारण बह रही है, ये पूछा है यहाँ पे। तो अभी देखो ऑप्शन में देखिए, देखो प्रोटॉन बीच में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है? बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन भी बीच में होता है, तो ये भी आपका करंट लेके नहीं भाग सकता। न्यूट्रॉन भी आपका करंट लेके भाग नहीं सकता। ठीक है, अभी देखो ये क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इसमें बॉन्डेड और फ्री का मतलब क्या होता है बता देते हैं कि है ना, किसी का अभी समझो ये एक ही एटम है, इसके साथ अगर दूसरा और एटम होता, समझो इसके बाजू में और एक एटम होता, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब शेयरिंग में आते। कैसे क्या आते हैं हम बाद में और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये देखो, ये पहला वाला एटम है और ये क्या आपका दूसरा वाला एटम है। ये एटम दोनों भी जुड़े, दोनों भी क्या है, बॉन्डेड है। कैसे है? बॉन्डेड। बॉन्ड के भी टाइप होते, कैसे होते, क्या होते, देखेंगे उसमें। तो ये दोनों भी क्या है, जुड़े। तो जुड़े तो ये घूमेगा नहीं ना लेके, उसका मतलब काम हो के उसको साथी मिलके तो दौड़ेगा नहीं। कौन दौड़ेगा? जो फ्री है, जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। जैसे आप है ना, किसी ने आपको काम बता दिया, अभी बोलते नहीं अभी बिजी, हम स्टडी कर रहे हैं अभी, या तो किसी के साथ बात कर रहे होते, आप कुछ भी मतलब काम में होते हैं, तो आप काम सुनते नहीं हो ना, क्यों? तो आप बिजी होते हो। तो जब बिजी होता है तो काम करने का सवाल ही नहीं उठता। बट जब फ्री होते हो तो आप तो एक तो फ्री वाले आदमी को आप कोई भी काम बता देते हो, या तो फ्री वाला आदमी कोई काम कर सकता है। तो ये हमें करंट लेके जाना है। तो इसमें से ये दोनों कट गए। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बता दिया कि जो बॉन्डिंग में चलते हैं, मतलब मिली भगत है किसी के साथ, तो वो भी नहीं जाएंगे, वो भी किसी का नहीं सुनेंगे। सिर्फ कौन सुनेगा? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन सुनेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? हमारा करंट फ्लो करा सकता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कराएगा, तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा करंट फ्लो कराता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि करंट, इलेक्ट्रॉन का करंट निगेटिव से लेकर, यानी कि निगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ बहता है। बट हम हमेशा कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। ध्यान में रखना, दो करंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट अगर कभी भी पूछ ले गलती से, तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अक्सर अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे पॉजिटिव टू निगेटिव मार के आएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ से भागता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। और जो होल वाला करंट होता है, तो कन्वेंशनल करंट होता है, वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन करंट निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, ओहम इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ओहम किसका। देखो पूरे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, बिल्कुल टॉपिक के ऊपर और टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि ओहम किसका यूनिट है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन में देखो, पेपर के वक्त है ना, आपको एलिमिनेट करते जाना है, एक एक ऑप्शन क्या करते जाना है, एलिमिनेट, यानी कि सोचना है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जो नहीं हो सकता उसको पहले काट दो।
बराबर है। मतलब ऐसे करते जाएंगे ना तो कम से कम 4 में से एक या तो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, तो फिर जो बचता है 2 ही ऑप्शन, तो आप मतलब क्या कर सकते हो कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं तो अच्छी बात होती है कि 50-50 कर दो, अगर नहीं आता है तो कोई एक मार दो, दोनों में से कम चांस तो 50-50 हो जाता है। तो ऐसी मतलब एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होती है जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होते हो। और यहाँ पे कैसे होता है, ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं मिलता है आपको, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है, मतलब 1 मिनट से भी आपके पास कम सेकंड, मतलब सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वैसे टेक्निकल के क्वेश्चन में सोचना नहीं है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें सोचना पड़ता है, बट तभी भी जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट आते हैं जैसे यहाँ पे पैरेलल सीरीज सर्किट वगैरह आएंगी, करंट, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, तो हम ट्रिक बताएंगे आपको कि किस ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, यानी कि चुटकियों में आप बिना सॉल्व किए आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट मार देंगे। देखो हम ट्रिक भी कौन सी बताएंगे, जो हर बार काम करेगी, जो हर बार काम करेंगे वो ट्रिक बताएंगे, फालतू की ट्रिक नहीं बताएंगे। नहीं तो एक आधे क्वेश्चन में ट्रिक लगती है वो बता देते, हमने देखा है कई सारे कि एक आधे क्वेश्चन में ट्रिक लगती है तो वो बता देंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा बोलेंगे हाँ ये वाली ट्रिक नहीं लगती। ऐसे नहीं, जो ट्रिक हमेशा काम में आएंगी वैसे हम ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ओहम होता है, ठीक है, तो ये किसका यूनिट है, सबको पता है लगभग, बट तभी भी रिवाइज करना हमारा काम है। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट किसका, ये करंट का यूनिट क्या होता है, ये एम्पियर होता है, सबको पता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। और इसको डिनोट करते वक्त आई से डिनोट करते हैं, सभी को पता है। रेजिस्टेंस को डिनोट करते वक्त आर से करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ये ओम का सिंबल है, और ये स्पेलिंग में ओम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज है, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, ये भी सबको पता है। उसके बाद नन ऑफ जिसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो ओम यानी कि किसका होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, हमें पता है। जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं ना 99% स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो, ठीक है। हाँ, और कि अभी एक कौन छूट गया 99, मतलब 100 में से एक छोड़ दिया हमने, वो कौन स्टूडेंट है जो कभी कॉलेज में गया ही नहीं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब पता ही नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन मतलब भी पता नहीं, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, जिसको पता ही नहीं, डायरेक्ट उसका ITI कंप्लीट हो गया। देखो कितना मतलब चमत्कार वाला बात है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके भी दोस्त होंगे वो डायरेक्ट ही पास हो गए, तो उनको कंपटीशन करने के लिए बहुत दिक्कत जाए, मतलब बहुत दिक्कत। हम वैसे भी हम पता पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि ध्यान दो पढ़ो, क्यों, तो जो अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब एकेडमी, देखो 2 साल होते हैं, जैसे आपने ITI किया 2 साल में, अगर आप 2 साल में अच्छे से पढ़े हो ना तो आज आपको तकलीफ कम होगी, आज आपको तकलीफ कम होगी। नहीं तो आपको इतनी सारी दिक्कतें आएंगी को आपको मतलब परेशानी अभी पता ही चल जाएगा आपको कि आप ही को पता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। बस हमारा काम होता है कि पढ़ाना, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करना हमारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद आगे में अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अभी ओहम्स लॉ के हिसाब से, ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट सभी को पता है ना, ओहम्स लॉ मतलब क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ये क्या है हमारा ओहम्स लॉ है। V मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। V इक्वल्स टू, हमें तिरछा लिखने की आदत है, ठीक है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। ये V मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है, I मतलब क्या होता है, करंट होता है, और R मतलब क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस। अभी लिखते हो तभी इसका बहुत सारा तरीके से लिख सकते हैं, जैसे I इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये V/R लिखेंगे, R इक्वल्स टू लिखेंगे तो V/I लिखेंगे, और V इक्वल्स टू लिखेंगे तो I इंटू आर लिखेंगे, या तो V इक्वल्स लिखेंगे तो R इंटू आई लिखेंगे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा जितना भी लिखे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या है, सेम है। क्यों, तो क्वेश्चन ऐसे भी इस तरह से भी आता है कि ओहम्स लॉ का फार्मूला कौन सा, ये बताइए। तो आपके लिए ना ये ट्रायंगल बहुत ही जरूरी है, ट्रायंगल आपको याद करा लेना है। क्यों, इसमें से जो भी निकालना होता है ना बड़ा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल V इक्वल्स टू, यहाँ से जो भी फार्मूला बनता है ना ओहम्स लॉ का ही फार्मूला बनता है। जैसे V इक्वल्स टू अगर आपको निकालना है तो अभी V को छोड़ देना है, अभी V इक्वल्स टू निकालना है तो देखिए ये हो गया V इक्वल्स टू, अभी क्या बचा है यहाँ पे I इंटू आर, मतलब एक बाजू में लिखा है तो ये हो गया आपका I इंटू आर। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इसका फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। और से थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो और कभी भूले ना आप, ठीक है। तो अभी देखिए उसके बाद आर, ये अभी समझो I के फॉर्म में लिखना है। देखो 3 फॉर्म में हम अपना ओहम्स लॉ लिख सकते हैं। कौन से 3 फॉर्म, अभी एक लिख सकते हैं V के फॉर्म में, दूसरा लिख सकते हैं I के फॉर्म में, तीसरा लिख सकते हैं R के फॉर्म में। अभी 3 फॉर्म में आप लिख सकते हो। अभी कैसे लिखेंगे, देखिए पहले V के फॉर्म में देख लेते हैं। अभी V लिखते हैं तो V को क्या कर देना है, ढक देना है पेज से या तो अपने हाथ से और भूल जाना है। अभी बचा कौन आपके पास, I और R बचा है, तो ये दोनों कैसे आजू बाजू में है, इसका मतलब यहाँ पे भी आजू बाजू में लिख दो, ये हो गया I और मल्टीप्लाइड बाय R लिख दिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अभी I के फॉर्म में लिखना है तो अभी इसको निकाल देते हैं। अभी I के फॉर्म में लिखना है तो I को भूल जाना है, ठीक है, I को भूल जाना है। बचा कौन, V, तो अभी ऊपर में V है और नीचे में क्या है, R है। मतलब नीचे में देखेंगे तो ऊपर में V है और नीचे में क्या है, R है। तो यहाँ पे भी लिखते हो क्या लिखना है, ऊपर में V लिखना है और नीचे में क्या लिखना है, R लिखना है। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। अभी तीसरा फार्मूला काय के बेस पे, R के बेस पे।
आर से स्टार्ट होने वाला है ना, तो जिससे स्टार्ट होना है उसको छोड़ दो। अभी इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में कौन है, ऊपर में वी है और नीचे में कौन है, आई है। तो यहाँ पे लिखते तो ऊपर में वी लिखेंगे, नीचे में क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो इस तरह से ना 3 फार्मूले तैयार हो जाते हैं, वी यानी कि वोल्टेज, आई यानी कि करंट और आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है। तो इसमें और एक बात बताना भूल गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये तो फार्मूले की बात थी, उसके साथ साथ आपको रिलेशन पूछा जाता है कि किसका रिलेशन किसके साथ किस तरह से होता है। ठीक है, ये रिलेशन। तो अभी देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हो गया आपका V इक्वल्स टू, ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका इनटू में रेजिस्टेंस R रहेगा। अभी इनटू नहीं लिखते, इनटू मिटा देते। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना, ये भी मिटा देते, इक्वल टू का भी साइन, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे देते। किसका साइन देते थे, प्रोपोर्शनैलिटी का। अभी जो पढ़ते हैं ना इनको ये सब पता है, और जो नहीं पढ़ते ना वो बोलेंगे क्या गुरुजी पढ़ा रहे पता नहीं। पर ध्यान दो, हम बिल्कुल एकदम इतना, हम तो बोलते हैं ना, इतना शायद ही आपको कोई मिलेगा यूट्यूब पे कि इतना डिटेल में और डीप में, और इतना अगर कोई आप कोशिश करता होगा आपके लिए तो शायद ही कोई होगा। शायद कमेंट कर देना कोई होगा तो, मतलब हम भी उनको देख लेंगे कि और क्या करते हैं, उनसे और ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। क्यों, तो हम टेस्ट भी आपको फ्री में दे रहे, PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे, क्वेश्चन वो भी सिलेबस वाइज सिलेबस भी दे दिए, क्लासेस भी चला रहे और एंडिंग तक चलाते रहेंगे। पूरा सिलेबस पूरी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है। देखिए V हमेशा I के प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन मतलब बिल्कुल देखेंगे अगर दोनों भी एक साथ है एक लाइन में, अभी मतलब वो क्या अनस्टैंडर्ड जो तरीका बोलते हैं उस तरह से हम बता रहे हैं कि मतलब एक होता है आपको न्यूमरेटर और एक क्या होता है डिनोमिनेटर, पता है आपको। ठीक है, यानी कि ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर। तो दोनों ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, यानी कि वोल्टेज हमेशा करंट के प्रोपोर्शन में होता है। कैसे होता है, करंट के प्रोपोर्शन में, या तो ऐसे बोल सकते कि करंट आपका क्या होता है, वोल्टेज की प्रोपोर्शन में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोपोर्शनल है, बट इसमें कुछ कंडीशन होती है। तो ओम्स लॉ का कहना है कि एक आधी जो सर्किट है, एक आधी अगर क्लोज सर्किट है, तो उस क्लोज सर्किट में देखो, एक आधी अगर क्लोज सर्किट है, समझो क्लोज सर्किट है, उसमें यहाँ पे बैटरी लगी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, तो इस क्लोज सर्किट में हमेशा करंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी वोल्टेज क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शन में होता है। कब, उसकी एक कंडीशन है, जब आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान, ये टेम्परेचर कैसे होना, कांस्टेंट होना। कैसे होना, कांस्टेंट होना। हमेशा ध्यान में रखना टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ओहम्स लॉ के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बताना था वो बता दिए। अभी देखो यहाँ पे पूछा है कि वोल्टेज इज कांस्टेंट टू करंट, ये कांस्टेंट वाला बात ही नहीं है, वोल्टेज नहीं होता हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा वाला द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। अभी देखो बिल्कुल सही बात है, इसमें कहा है कि वोल्टेज क्या है, प्रोपोर्शनल टू करंट है। हमने इसके पहले भी बताया कि वोल्टेज क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शन में होता है। किसने कहा है, ओहम्स लॉ में कहा है। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होना, कांस्टेंट होना। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बिल्कुल नहीं। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि ये हो गया आपका वोल्टेज, ये दूसरे पेज पे बता दिया, जगह की बहुत कम होती है हमें। ठीक है, देखिए दूसरा, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, ये तीसरा, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। क्या हमने अभी तक ऐसे बताया आपको, बिल्कुल नहीं बताया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसको कंडीशन अप्लाई होती है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बी नहीं होता तो हम डी वाला मार देते थे। क्यों, तो इसका भी कहना ये है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात तो सही है बट उसमें पूरी तथ्यता नहीं है, यानी कि पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसको प्रिफर नहीं करेंगे, हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द कर्व रिप्रेजेंटिंग द ओहम्स लॉ। अभी क्वेश्चन में बोला है कि जो कर्व होता है, कौन सा कर्व ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो यहाँ पे ना नाम दे दिया। अभी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, और दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसे ग्राफ है, ग्राफ क्या है, ग्राफ है। यहाँ पे आपका वोल्टेज है और यहाँ पे आपका क्या है, करंट है। तो पहला ऑप्शन ऐसे रहेगा। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे भी ग्राफ निकाल के रहेगा, ये हाइपरबोला मतलब इस तरह का ग्राफ रहेगा। तीसरा वाला ग्राफ ऐसे रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज होता है और यहाँ पे क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और तीसरा वाला ग्राफ इस तरह से रहेगा, और ट्रायंगुलर मतलब ये वाला ग्राफ इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा और यहाँ पे करंट रहेगा। देखो यही क्वेश्चन है ना, इस तरह से ऑप्शन रह सकते हैं यही क्वेश्चन में। क्यों, तो ये लीनियर वाला ग्राफ है, सॉरी इसमें छूट गया। ठीक है, ये तिरछा नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये लीनियर वाला ग्राफ है, ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है और ये आपका ट्रायंगुलर ग्राफ है।
ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ओम्स लॉ का कौन सा कर्व होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ओम्स लॉ का लीनियर कर्व होता है। क्या होता है? ओम्स लॉ का कर्व हमेशा लीनियर होता है। देखो जो ओम्स लॉ होता है ना, ये जो ओम्स लॉ था इसका कर्व हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, मतलब डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ओम्स लॉ होता है उसका जो कर्व होता है ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे आपका क्या है? करंट है। तो इसमें क्यों? तो ये दोनों भी क्या है? प्रोपोर्शनल है, दोनों भी क्या है? प्रोपोर्शनल। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? जरूरी नीचे से जाएंगे, ऊपर से भी जा सकती है, थोड़ी सी नीचे से भी, बट ये जो लाइन रहेंगे ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। यानी कि दोनों भी क्या होते हैं? यहां से ये पता चलता है कि करंट और आपका वोल्टेज दोनों भी क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शन में। क्या है? मतलब आपका करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वोल्टेज का भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। वोल्टेज कम, देखो कुछ जगह पे ये एसी में वगैरह काम नहीं करता है, एसी में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताएंगे। और ओम्स लॉ जैसे सेमीकंडक्टर में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों? तो सेमीकंडक्टर का कर्व ऐसे होता है, नॉन लीनियर, यानी कि इसको क्या कहेंगे? इसको पैराबोलिक कहेंगे। तो इसके कारण सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ नहीं लगाते। अगर पता होगा तो क्यों? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है या तो कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन शायद आगे में भी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ओम्स लॉ होता है उसका कर्व कैसे होता है? लीनियर होता है। कैसे होता है? लीनियर। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि पोमोडोरा के हिसाब से हमारा क्लास कुछ लंबा हो रहा है, तो भले ही यहाँ पे हमारे अभी आज 6 ही क्लास हो गए, क्लास को क्या कर देते? यहाँ पे रोक देते। क्यों? तो ज्यादा लंबा क्लास रहा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, मतलब सबको ब्रेक की जरूरत होती है, हमें भी ब्रेक की जरूरत होती है, आपको भी ब्रेक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन, देखो नाम के लिए हमने 6 क्वेश्चन कवर किए, बट इसमें टॉपिक कितने सर, मतलब कितनी टाइम से हम बड़बड़ा रहे, प्रवचन तो दे नहीं रहे, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्लासेस चलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा डेडिकेशन बिल्कुल सही से जा रहा है या तो इससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना बिल्कुल जरूरी है। और जुड़े रहना है क्यों? तो हम कोशिश करते रहेंगे ना। क्यों? तो एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली, ताली दोनों हाथ से बजना है। हमने तो हमारा हाथ दे दिया, अभी आपको भी आपका हाथ देना है, तब जाके हमारी ताली बजेंगी और आपका सिलेक्शन हो पाएगा DRDO में। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? हम हमारे क्लास को रोक देते हैं और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे क्या करते हैं? वीडियो को रोक देते हैं, क्लास को रोक देते हैं। धन्यवाद।